हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। बजट स्पीच जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो इनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत सरकार का सत्यमेव जयते बजट जो है कौन से ईयर का है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बजट है 2023-24 वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए है? 2023-24 के लिए। निर्मला सीतारमण जी का, वित्त मंत्री जी का भाषण काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आती हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। आइए आगे देखते हैं। इसमें ये सारा कंटेंट दिया हुआ है स्टार्टिंग में। सबसे बड़ी बात जो बजट के अंदर कही गई है वो ये है, 2023-24 का बजट जो है ये अमृत काल का पहला बजट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है? अमृत काल में पहला बजट है। अमृत काल किसको बोल रहे हैं? भारत एट 75, हमारे इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के, आप सबको पता है 75 वर्ष जो है पूरे हो जाएंगे। वहां से लेकर अगले 25 साल जो होंगे भारत एट 100 पे, कौन सा काल बताया गया है? इसे अमृत काल बताया गया है। यानी कि आने वाले 25 सालों को भारत के लिए अमृत काल कहा गया है और इसको वर्ष 2023-24 के बजट को अमृत काल का पहला बजट इसके अंदर बताया गया है। इसके लिए रूपरेखा बनाई गई है। बजट 2023-24 में समृद्ध और समावेशी भारत की रूपरेखा को तैयार किया गया है, जिसमें फोकस ज्यादातर केंद्र किसके ऊपर रहेगा? महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों पे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर। ठीक है। हम आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा है? एक चमकता सितारा कहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर कितना है? हमारा ग्रोथ रेट कितना है? 7%। चालू वर्ष के अंदर हमारा विकास दर कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे। 7% अनुमान जो है वो इसमें लगाया गया है। इसके बाद जो है इसमें यह कहा गया है, हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित सामर्थ्य मिल सका है। मतलब सरकार ये कह रही है हमें जन भागीदारी से पूरा सपोर्ट मिला है अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि संकट का समय था, कोरोना का टाइम था, रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी बीच में चल रहा था। ठीक है। तो भारत की उपलब्धियां इसमें हमें किस किस फील्ड में मिली है वो मैं बता देती हूँ। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आधार कार्ड हो गया, जैसे कोविन हो गया, यूपीआई हो गया, कोविड का टीकाकरण अभियान हो गया। ठीक है। जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हमने हासिल किया है। मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो है भारत की उन्नति के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है, सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिशन लाइफ पे भी आ सकता है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे बताया गया है बजट स्पीच में, कोविड-19 महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना आई। किस लक्ष्य के साथ? कि कोई भी भूखा ना सोए। इसके लिए जो योजना लेकर के आए गए थे वो योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। अब इसको अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। ये जो नई योजना, मतलब नया इसका चरण होगा वो 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इसको 1 और वर्ष से बढ़ा दिया गया है। ठीक है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इसके ऊपर व्यय आएगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चुनौतियों के बावजूद भी वैश्विक एजेंडा को हम संचालित कर रहे हैं। आप सबको पता होगा G20 की अध्यक्षता अभी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। उसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। और G20 में जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां पे हुआ है? वो राजस्थान के उदयपुर में करवाया गया है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बताया गया है कि वर्ष 2014 से बजट स्पीच में बताया गया है हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, तो किसी को पीछे ना छोड़ते, इसकी हेडलाइन क्या है, किसी को पीछे ना छोड़ते। ठीक है, वर्ष 2014 से सरकार ने सभी नागरिकों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रयास किए हैं, उन्हें इज्जत की जिंदगी मिल सके। तो इसके लिए जो है ये बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय अब दुगनी से भी अधिक हो गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बजट के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय अब कितनी हो गई है, तो ये प्रति व्यक्ति आय जो है दुगनी से भी अधिक होकर कितनी हो गई है, 1.97 लाख रुपए। कितना, 1.97 लाख रुपए। अगर आपको हाईलाइटेड ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको हमारे टेलीग्राम पे ये अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इन 9 वर्षों में 2014 से लेकर अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और हम दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 10वीं से कौन से नंबर की, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभर करके आए हैं। इसके बाद कहा गया है वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ हो गए हैं और यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है कि हम अर्थव्यवस्था हमारी कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, ये बताया गया है। इसके बाद आ जाते हैं, कुछ इसमें टारगेट्स दिए गए हैं, जो जो मिशन सरकार ने चलाए थे उसमें कितने कितने लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय हो गए हैं। उज्ज्वला के अंदर 9.6 करोड़ जो है एलपीजी के गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हो चुका है। 47.8 करोड़ पीएम प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए जो है बीमा कवर लेकर के आए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख रुपए जो करोड़ है वो नगद जो है उनके अकाउंट में जो है स्थानांतरण उनका किया गया है। इसके बाद अब बताया गया है, ये उपलब्धियां थी 2014 से लेकर अब तक की। आगे बात कर रहे हैं अमृतकाल, जिसको हम 2022 से शुरू हुआ मान रहे हैं, अगले 25 साल तक रहेगा। तो उसके लिए हमारी सरकार की क्या कल्पना है, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था होगी। कैसी अर्थव्यवस्था हम चाहते हैं, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी चालित, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी और ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट्स रहेंगे समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए, प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इसको हासिल करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐसा बताया गया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। पहला, नागरिकों के ऊपर, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर दिलवाना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा जो है, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम और ज्यादा मजबूत कैसे कर पाएंगे, ये चीज रहेगी। उसके बाद भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा के लिए अमृतकाल के दौरान 4 मौके जो हैं वो काफी ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकते हैं, काफी बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से मेन 4 पॉइंट हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लिया है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण में ये इंपॉर्टेंट है। कई तरह के स्टार्टअप जो है महिलाओं द्वारा स्टार्ट किए गए या बाकी भी, वो यूनिकॉर्न में तब्दील हो चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके बाद इस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पीएम विकास योजना की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसकी फुल फॉर्म क्या है पीएम विकास की, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये है कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए, जो पारंपरिक रूप से कारीगर है, शिल्पकार है, उनके लिए पहली बार सहायता पैकेज जो है वो उनको दिया जाएगा, वित्तीय समर्थन उनको दिया जाएगा।
जो हमारे कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, डिजिटल तकनीकों की जानकारी उनको दी जाएगी, हरित प्रौद्योगिकी, ब्रांड प्रमोशन होगा उनका, स्थानीय और वैश्विक बाजारों से उनको जोड़ा जाएगा ताकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा। पीएम विकास की फुल फॉर्म क्या है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद है पर्यटन की। जब हम बात करते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा, राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में काम किया जाएगा। किस सेक्टर को बढ़ावा देंगे? हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि पर्यटन का हमारे देश में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो उसके लिए राज्यों की साथ कॉपरेशन किया जाएगा, सरकारी कार्यक्रमों में समन्वय बनाया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस देके इस पे हम मिशन मोड में काम करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा। इसके बाद है हरित विकास। इसमें हरित ईंधन, ग्रीन फ्यूल, जैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन, हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां जो हैं वो क्रियान्वित की जा रही है ग्रीन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। यहां पे आपसे मेन क्वेश्चन आ जाएगा बजट की प्राथमिकता को लेके। 7 प्राथमिकताएं बजट में बताई गई हैं, जिन्हें ये कहा गया है कि अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन में ये हमारे लिए जो 7 प्राथमिकताएं हैं सप्त ऋषि की भांति कार्य करेंगे। तो ये सातों के सातों हमें याद करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बजट के अंदर सप्त ऋषि किसको कहा गया है, 4 ऑप्शन देंगे, या किसको नहीं कहा गया है, इस तरीके से। तो पहला है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। पांचवा है हरित विकास। छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो हम शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से, समावेशी विकास के लिए क्या क्या एफर्ट जो है सरकार जो है वो करने वाली है। तो समावेशी विकास के लिए सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत को विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग जन, आर्थिक रूप से कमजोर जो तबका है उसको कवर करते हुए समावेशी विकास संभव हो पाया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर पर भी लगातार सरकार ने अपना ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये बजट उन्हीं को आगे बढ़ाएगा। कृषि के लिए कहा गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो भी हमें चाहिए होगा। फसल नियोजन व स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के लिए एक बेहतर सुलभता प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें ऋण, बीमा, मार्केट इंटेलिजेंस, एग्रीटेक इंडस्ट्री, स्टार्टअप के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान, मतलब किसानों को जो भी प्रॉब्लम आती है, उनकी फसल खराब हो जाती है, अगर वो ऑनलाइन मार्केट से कनेक्टेड हो या उनको कोई लोन चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस चाहिए, तो इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो किसानों के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से। कृषि वर्धक निधि, ये एक नया फंड स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए स्टार्ट किया गया है? एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सके उनके लिए जो है कृषि वर्धक निधि, ये एक फंड जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया ये स्थापित किया जाएगा कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एएएफ भी आप इसको बोल सकते हो, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेंगे। कपास फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से क्लस्टर अप्रोच अपनाएंगे, वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त लंबे रेशेदार वाली जो कपास है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ली जाएगी। उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नई चीज जो भी स्टार्ट होती है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, बागवानी क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए, जिसमें फूल आते हैं, वेजिटेबल्स आती है, सब्जियां आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए कितना खर्च देगी सरकार? 2200 करोड़ रुपए, ताकि रोग मुक्त गुणवत्तापूर्वक पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ सके और हम हाई वैल्यू बागवानी फसलें जो है वो उगाना चाहते हैं। तो स्वच्छ पौध कार्यक्रम इसके लिए स्टार्ट किया गया है, बागवानी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद जो है
अब आ जाइए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बजट में पूछेंगे श्री अन्न किसको बोला जाता है, बजट के अंदर श्री अन्न किसको कहा गया है, तो मिलेट को कहा गया है। हम सबको पता है 2023 का वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। तो मिलेट्स के लिए वैश्विक केंद्र हम बनाएंगे अपने भारत को श्री अन्न नाम से। वो वैश्विक केंद्र किस नाम से जाना जाएगा, श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है। हम श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे ज्यादा भारत में होता है, और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। श्री अन्न में मोटे अनाज आते हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है। कौन कौन से अनाज इसमें आते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा श्री अन्न के अंदर कौन कौन से अनाज आते हैं, कौन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना है, ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा, ठीक है। इसके स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए बहुत ज्यादा फायदे हैं। श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्टता के लिए उनके प्रति आभार भी जो है बजट के अंदर व्यक्त किया गया है हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा, ठीक है। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान जो कि हैदराबाद के अंदर है, इसको एक्सीलेंट सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद है कृषि ऋण। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कि कृषि ना करे किसान, उसके साथ साथ और भी जो अलाइड सर्विसेज हैं जैसे कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक कृषि ऋण की राशि जो उसकी टोटल अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। कितना कृषि सेक्टर में कितना लोन दिया जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र को ज्यादा फोकस करते हुए एक नई उप योजना सरकार ने शुरू की है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। क्या शुरू किया है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं, वो अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। तो नई उप योजना आ रही है, पीएम मत्स्य संपदा योजना, 6,000 करोड़ रुपए की लागत से। इसके बाद है सहकारिता, ठीक है। किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि का इसमें सरकार ने विजन अपनाया है। इस विजन के लिए जो है सरकार जो है 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण का कार्य उन्होंने शुरू किया है। इन सोसाइटी को क्या किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए PACS जो है, PACS प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, इनको जो है ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। 63,000 ये सोसाइटी है, 2516 करोड़ रुपए का इनके ऊपर खर्च करके इनको एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जाएगा ताकि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ये रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है अगले 5 वर्षों में अभी तक जिन पंचायतों के अंदर बड़ी संख्या में सहकारी सोसाइटी नहीं आ पाई हैं तो उनको कवर करेंगे, वहां पर प्राथमिक मत्स्य सोसाइटी लेकर के आएंगे और डेयरी सहकारी सोसाइटी की स्थापना भी वहां पे की जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल वर्धन के क्षेत्र में क्या, 2014 से अभी तक जो है 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। तो नर्सिंग कॉलेज कितने बनाए जाएंगे नए, 157 ये अनाउंसमेंट की गई है। एक बड़ा मिशन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, अवेयरनेस लेकर के आएगी जहां पे लोग सिलिकोसिस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के सहयोग से उनके लिए
लिए काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में क्वेश्चन आएगा कि हमारा कब तक टारगेट है कि हमें इसे उन्मूलन करना है, कंप्लीटली सिलिकोसिस फ्री होना है, तो वर्ष 2047 तक। चिकित्सा अनुसंधान के लिए तो प्राइवेट सेक्टर के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बहुत सारी लेबोरेटरीज जो है वो खोले जाने वाली हैं। फार्मा सेक्टर के अंदर फार्मा नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो टर्म्स आती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टर्म्स पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। चिकित्सा उपकरणों के लिए भी बहुविषयक पाठ्यक्रम स्टार्ट किए जाएंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है। जो भी नया आजकल टीचिंग का मेथोडोलॉजी चल चुका है, नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्य चर्चा समव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, ये सारी चीजों के अंदर टीचर्स को आगे से जो है इन सारे सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नया है, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, मतलब लाइब्रेरीज वगैरह बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये नई चीज बोली गई है, बच्चों के लिए, यूथ के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो है वो खोला जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा पहली प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता की बात कर लेते हैं, अंतिम छोर व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से ही सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति वह सहकारिता मंत्रालयों का नया गठन किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि इस भारत सरकार ने अभी जो है कौन कौन से नए मंत्रालय बनाए गए हैं, तो ये मंत्रालय बनाए गए हैं आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालय। इसके अलावा आपने सुना होगा नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले का नाम घोषित किया गया है, अभी हाल ही में हरिद्वार को डिक्लेयर किया गया था। तो उसी तर्ज के ऊपर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा ताकि ब्लॉक स्तर पर ज्यादा विकास हो सके। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर क्या चलाया जाएगा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। इसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए ये मिशन है। प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म होगी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इस मिशन को शुरू किया जाएगा, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार लाने के लिए, ठीक है। तो इन परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी उनको मिल सके, आजीविका के अवसर जो हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा विकसित किए जा सके। तो इसके लिए सरकार अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। कौन से मिशन के लिए? नया मिशन जो होता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। तो एक क्वेश्चन आएगा, ये कौन से वर्ग के लिए है? तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और इसके लिए कितनी राशि दी गई है? तो 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय में अगले 3 साल तक 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक व सहायक कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। तो इतने टीचर्स की भर्ती होगी, 38,800 टीचर्स और सहायक कर्मियों की एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल। अब ये पूछ सकते हैं आपसे, एक स्पेशल परियोजना है जो कि एक पार्टिकुलर राज्य के लिए है, कर्नाटक के लिए। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए माइक्रो इरिगेशन और पेयजल ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना। तो क्वेश्चन आएगा बजट में कर्नाटक के लिए ये जल संरक्षण के लिए कौन सी
योजना है ऊपरी भद्रा योजना, कर्नाटक के लिए स्पेशली कितने रुपए दिए गए हैं, इसके लिए 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राज्य के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के लिए, ठीक है, यह याद रखिएगा। पीएम आवास योजना का जो बजट आउटले है वो 66% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत श्री क्या है, बजट में भारत श्री का वर्णन किया गया है। तो भारत श्री किसको कहते हैं, ठीक है, तो भारत साझा पूरा लेख निधान, भारत साझा पूरा लेख निधान, ये एक डिजिटल पूरा लेख संग्रहालय होगा जिसमें हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करके यहां पे रखा जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल पूरा लेख संग्रहालय के प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पूरा लेखों को डिजिटाइजेशन के साथ स्थापित किया जाएगा। तो ये नई चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत साझा पूरा लेख निधान, जिसे हम किस नाम से भी जानेंगे, भारत श्री के नाम से। ऑनलाइन हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ या फिर लेटर्स, जो भी चीजें अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। निर्धन कैदियों के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी, जो अपना जुर्माना नहीं भर सकते या जमानत नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी घोषणा की गई है। निर्धन कैदियों के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के बजट के। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इनको सबको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाईलाइटेड सेक्शन वाली पीडीएफ आपको सबको मिल जाएगी। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।